सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण है विष्णुकांत शास्त्री जी का, जिसमें उन्होंने अनेक साहित्यकारों से जुड़े हुए संस्मरणों को लिखा। साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उसको उन्होंने यहाँ पर बयान किया। 1992 में प्रकाशित इसमें जो अध्याय हैं आप देख पा रहे हैं कि 12 अध्याय हैं। पहला है श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। दूसरा अध्याय है खंड खंड फिर भी खंड स्वामी अखंडानंद सरस्वती। तीसरा अध्याय है दीपक बुझ गया शिखा अमर है महादेवी वर्मा। अगला अध्याय है आलोक छुआ अपनापन अज्ञेय जी। पांचवा है फूल की पहचान शरद सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी। शायद इनके नाम पर ही, इन्हीं के संस्मरण के नाम पर यह सुधिया उस चंदन के वन की रखा गया है। पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता पर पंडित गांगे नरोत्तम शास्त्री जी। वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्रनाथ शर्मा जी। रणनीति को वरीयता नामवर सिंह। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमा शंकर जोशी। विधायक की यातना भागवत भूमि उत्तर यात्रा। पीढ़ियों से बिछुड़े भाइयों के बीच चंद रोज। तो जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। फूल की पहचान शरद सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं रहे। यदि यह सच है तो यह इससे भी बड़ा सच है कि वे चिरकाल तक बने रहेंगे। मनुष्य केवल अपनी काया में ही नहीं जीता, वह अपनी कृति में भी जीता है। कृति में जीता है, संतति में भी जीता है। हजारी प्रसाद जी की कृतियाँ कालजयी हैं, कृति दिगंत व्यापिनी है और संतति तेजोमय है। आचार्य की संतति बिंदु परंपरा के अनुसार केवल पुत्र पौत्र आदि तक सीमित नहीं रहती। नाथ परंपरा के फलस्वरूप शिष्य प्रशिष्यों तक व्याप्त रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हिंदी जगत में मुख्य रूप से और साहित्य संस्कृति के जगत में सामान्य रूप से द्विवेदी जी के शिष्य प्रशिष्य छाए हुए हैं। फिर कैसे माना जा सकता है कि द्विवेदी जी नहीं रहे? फूल की वास्तविक पहचान तो उसकी सुगंध है, उसकी सुगंध है, फूल नहीं। फूल ओझल भी रहे तब तक उसकी सुगंध फैली रहती है, फैली रहती है। तब तक उसके अस्तित्व को कौन चुनौती दे सकता है? हजारी प्रसाद जी उन बिरले महाभागों में एक हैं जो अपने आविर्भाव काल में ही विभूति के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं और तिरोभाव के बाद भी जिनका बिंब बृहत्तर होता चला जाता है। उनका मुख अब भले हम न देख पाएं, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनके बढ़ते प्रभा मंडल की ज्योति साहित्य पथिकों का पथ आलोकित करती रहेगी। कितना आश्वस्त करती है जानकी वल्लभ शास्त्री की ये पंक्तियाँ। फूलों की पहचान सरस सुवास केवल आज दिखता नहीं विश्वास केवल। तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा रचित पंक्ति है। कैसे संभालूं उनकी स्मृति सुगंध के ये झरोखे, लंबे 27 वर्षों में जो उनसे पाया है सीखा है। कैसे उस सबको उतार दूं चंद सत्रों में। गुरुजन प्रिय भी हो सकते हैं वह भी आज के ज़माने में। हजारी प्रसाद जी से मिले बिना इसको मानना मुश्किल होता। उनका बड़प्पन जेठ की दोपहरिया के समान नहीं, कार्तिक के चांदनी के समान था। बच्चन की एक पंक्ति है, चांदनी में वह सफ़ेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई, अहंकार के ताप से मुक्त, ज्ञान के प्रकाश से युक्त। वात्सल्यता की शीतलता बरसाने वाला यानी ठंडी धूप जैसी चांदनी वाला उनका व्यक्तित्व सामने वाले को अनायास अपनी ओर खींच लेता था। मेरे जीवन की कुछ
धन्य घड़ियाँ उनके सत्संग में बीती हैं। उनका साहचर्य अत्यंत सरस, ज्ञानवर्धक, आत्मीयतापूर्ण और उज्ज्वल हंसी की आभा से स्निग्ध हुआ करता था। हम लोग उन्हें पंडित जी कहा करते थे। पंडित जी जहाँ बैठे हों वहाँ मायूसी फटक नहीं सकती थी। हंसते हंसते ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात को सहज बनाकर इस प्रकार वे कह जाते थे कि सुनने वाले उसे अनजाने ही ग्रहण कर लेते थे। चढ़िए हाथी ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। कबीर का यह कथन उन्हें न केवल प्रिय था बल्कि उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। वे कहा करते थे कि बड़ा कलाकार ही सरल रेखा खींच सकता है। अपटू हाथों से खींची रेखाएं कुछ न कुछ टेढ़ी मेढ़ी अवश्य होती हैं। इसी तरह ज्ञान जब सचमुच आत्मस्थ हो जाता है तो उसका प्रकाशन सहज हुआ करता है। लेखन में अस्पष्टता, उलझाव, वागाडंबर, अंतर्विरोध, अनपचे ज्ञान की खट्टी डकारें हैं उनके मतानुसार। कभी कभी कुछ बीहड़ लोग उनसे बहस करने लगते। वे उनकी बात ध्यान से सुनते और कहते कि ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंचा है। इसका अर्थ ही है कि सबकी बातों में संशोधन हो सकता है। हम में से किसी को हठाग्रही नहीं होना चाहिए। उनकी उदार मानवतावादी भावना, गतिशील चिंतन धारा पुराने और नए का भेदभाव नहीं करती थी। आज पुरखों की बात है, इसलिए गलत साबित हो जाने पर भी उससे चिपटे रहेंगे। इस मनोवृत्ति को वे मध्ययुगीन विकृति मानते थे। भारतीय संस्कृति की सत्यनिष्ठा इसके विपरीत है। इसका उद्घोष है तातस्य कुपोयमिपि ब्रुवाणाः क्षारम जलम कापुरुषाः पीवन्ति। बाबा का खुदवाया हुआ कुआं है, अतः उसका पानी खारा होने पर भी पीते रहेंगे, ऐसा कहने वाले कापुरुष हैं। नया कुआं खोदने के साहस से रहित हैं। किंतु कोई बात पुरानी होने के कारण ही खराब है। इस मनोवृत्ति को वे आधुनिकता की विकृति कहा करते थे। कला की कसौटी पर खरे उतरे पुरातन का वे बहुत मान करते थे। परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य था उनमें। सच तो यह है कि पुराने को नया बना लेने की कला में वे माहिर थे। महोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री का एक परंपरानुकूल श्लोक है जिसका अर्थ है क्या निःशंक होकर सो रहा है, आयु शेष हो चली, मृत्यु को समागत ही समझ, अथवा तू सुखपूर्वक सोता ही रहे, निकटे जागृति जाह्नवी जननी। इस श्लोकांश को लेकर उसे जन जीवन की गंगा का प्रतीक बनाकर द्विवेदी जी ने एक अच्छा लेख लिखा है जिसमें प्रमादग्रस्त बुद्धिजीवियों की मोह निद्रा दूर करने का प्रयास किया है उन्होंने। इसी प्रकार काव्यशास्त्रीय प्रतीयमानों का वे पुनर्नवीनीकरण करते रहते हैं, किंतु नए का पुराना साबित करने के मोह से वे मुक्त हैं। जर्मनी वालों ने वेद पढ़कर हवाई जहाज बना लिए जैसी उक्तियों को वे रुग्ण मानस का दयनीय प्रलाप समझते थे। पुराणों को सम्मान देकर भी हमें अपने युग की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए, तदनुकूल व्यवहार करना चाहिए। इसके वे बड़े समर्थक थे। एक बार उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी ने एक कविता पढ़ी, उस पर उनकी सम्मति मांगी। द्विवेदी जी को लगा कि कविता मैथिली शरण गुप्त की है और यह विद्यार्थी उन पर छीटाकशी करना चाहता है। वे बोले, कविता तो अच्छी है, मैथिली शरण जी की है ना? विद्यार्थी बोला, पंडित जी यह मेरी लिखी हुई है। पंडित जी हंसकर बोले, आज भी आप द्विवेदी युगीन कविता लिखेंगे? आज की शैली और मुहावरे में अपनी बात कहेंगे तभी वह स्वीकृत और सम्मानित होगी। जिस तरह डाल भले पुरानी हो किंतु नए पल्लवों के आने पर शोभित होती है, उसी तरह परंपरा भी सामयिक नवीनताओं को स्वीकार करने
करके ही बलिष्ठ होती है। पंडित जी की गोष्ठी जमी हो और लतीफ़े ना हो, यह हो ही नहीं सकता था। और लतीफ़े भी कैसे कैसे सुनाते थे कि आदमी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाए। एक बार नामों की चर्चा चल पड़ी। पंडित जी बोले, शांति निकेतन में साहित्य के एक अध्यापक थे। उनका आग्रह था कि संतानों का नाम वे ऐसा रखेंगे कि सुनते ही लगे कि साहित्यिक की संतान है। अतः नाम में कवित्व लाने के प्रति वे सजग हो उठे। पहली संतान लड़की हुई। उसका नाम उन्होंने रखा भागीरथी कुलनिनादिनी। वे समझाया करते थे कि कलकल से भी अधिक कोमल ध्वनि है कुलकुल में। दूसरी संतान भी लड़की हुई। उसका नाम उन्होंने रखा जानवी हर जटा विहारिणी। तीसरी बार फिर लड़की हुई। अब की बार क्रम के अनुसार ही उन्होंने नाम रखा त्रिशोत्सा त्रिजगत पावन कारिणी। जब चौथी बार गोपी संतान के रूप में लड़का हुआ तो वे पुलकित हो उठे। छोटा सा नाम रखा उसका गोपी जन वल्लभ रेणुदास। मैंने छूटते ही कहा, पंडित जी, भगवान की कृपा थी कि वे बंगाली थे। यदि कहीं बिहारी भूमियार होते तो लड़के का नाम होता गोपी जन वल्लभ पद रेणुदास प्रसाद नारायण सिंह शर्मा। इस पर उन्होंने वह ठहाका लगाया कि पूछिए मत। पंडित जी की हंसी भी बेजोड़ थी, निश्चल धारा प्रवाह और भास्वर। उसमें किसी के प्रति कटुता ईर्ष्या का लेश भी नहीं होता था। एक बार एक सज्जन संस्कृत का आधार लेकर बनाए गए नए पारिभाषिक शब्दों की निंदा कर रहे थे और बोलचाल के देशज या तद्भव शब्दों के प्रयोग की वांछनीयता पर बल दे रहे थे। पंडित जी कुछ देर तक तो उनकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, हाँ, कहे तो आप ठीक ही रहे हैं, पर कभी कभी आपको पसंद आने वाले शब्दों से भी गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए, उस दिन मैं दिल्ली के एक बड़े बैंक में एक काम से गया। वहाँ एक बहुत बढ़िया साफ सुथरा शानदार कमरा था, जिसके बाहर लिखा हुआ था निपटान घर। बनारसी संस्कार वालों के लिए उसका जो सहज अर्थ होता है, उसे क्लियरिंग से जोड़ पाना बहुत मुश्किल है। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। पंडित जी ने इन गोष्ठियों में दूसरों की मीठी चुटकियां तो लेते ही थे, अपने को भी बाद नहीं देते थे। मुझे मालूम था कि साहित्य अकादमी ने उन्हें अंग्रेज़ी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्यभार दे रखा है। मैंने उनसे बात बात में पूछ लिया, पंडित जी, आप कब तक अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर साहित्य अकादमी को दे रहे हैं? काफ़ी दिन तो हो गए। पंडित जी जरा गंभीरता से बोले, काम तो अब तक कब का हो गया होता, पर बात यह है कि दूसरों का किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद मुझे पसंद नहीं आता और मेरी लिखी अंग्रेजी दूसरों को पसंद नहीं आती, इसलिए काम लटका हुआ है। और फिर लगाया एक ज़ोरदार ठहाका अपने ही ऊपर। छोटों से काम करवा लेना उन्हें खूब आता था। मैं लिखने के मामले में महा आलसी और लेखनी भीरू था। अब भी घिर गए बिना कहाँ लिखता हूँ। पंडित जी चाहते थे कि मैं अपना शोध कार्य तो पूरा कर ही लूँ। जब मिलते तब तगादा करते, पत्र भी लिखते। उनके पत्रों में विनोद और अपनेपन का बड़ा मीठा पुट हुआ करता था। मैं विनय पत्रिका पर एक विस्तृत पुस्तक लिखने के उद्देश्य से काशी और अयोध्या के विद्वानों से परामर्श करने और पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए दृष्टि से मई जून में उक्त दोनों स्थानों में महीना सवा महीना रहा। स्वभावतः द्विवेदी जी से मैंने बहुत कुछ पूछा जाना था। काशी की प्रचंड गर्मी के कारण मैं कुछ अस्वस्थ हो गया और कलकत्ता लौट आया। पंडित जी को पता लगा तो उन्होंने पत्र लिखा, काशी से लौटकर आपको बुखार आ गया। यह जानकर चिंता हुई। असल में बुखार अयोध्या का था। काशी में कुछ भी जमकर उभर नहीं पाता, सो उभरा कलकत्ता में।
अभिनय पत्रिका का काम ज़रूर सफलता तक पहुँचेगा। गोस्वामी जी जब जब अयोध्या से काशी आते थे तब तक कुछ न कुछ लिख ही डालते थे। सो आप भी ऐसा ही करेंगे। कैसा स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन है, पर फिर भी मैं शोध कार्य पूरा न कर सका। हाँ, छिटपुट लेख जरूर लिखता रहा। अगले वर्ष फिर बनारस में उनसे मिला तो बोले, लगता है आपकी प्रतिभा लिरिकल है, एपिकल नहीं। इसलिए छोटे छोटे लेख तो अच्छे लिख लेते हैं, किंतु भारी भरकम शोध प्रबंध लिखने से कतराते हैं। अच्छा, तो आप विनय पत्रिका पर ही छोटे छोटे निबंध लिखते रहिए, कालक्रम में उसी का शोध प्रबंध का रूप दे दीजिएगा। पर वह भी नहीं हो पाया अब तक। सोचता हूँ होई ना मुषा देवर्षि भाषा, देवर्षि की वाणी झूठ नहीं हो सकती। कभी न कभी वह फलीभूत होगी ही। पंडित जी सच्चे मानों में गृहस्थ थे, जिसको अपनाते थे उसे परिवार का अंग ही बना लेते थे। पिछले कुछ वर्षों से जब कलकत्ता आते तो अपनी पुत्री भारती मिश्र के यहाँ ठहरते। हम लोगों की गोष्ठी बराबर जमती। कई बार वे कृपा पूर्वक मेरे घर भी पधारते। मेरी बिटिया भारती, जया, विजया और अनुराधा उन्हें घेर लेती। वे भी परम तृप्ति के साथ उन लोगों की बातें सुनते रहते, उन्हें मनोरंजक प्रसंग लतीफ़े सुनाते। एक बार जया ने उनसे कहा, हम लोगों के पाठ्यक्रम में पंडित रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि और आपकी कल्पलता दोनों है। चिंतामणि बहुत कठिन लगती है और कल्पलता सरस। ऐसा क्यों? वे बोले, सीधी बात है, चिंतामणि मणि है यानी पत्थर है, और कल्पलता लता है यानी कोमल उद्भिज। पत्थर तो कठिन कठोर होता ही है और लता कोमल सरस। हम सब लोग खूब हंसे। विजया ने हस्ताक्षर पुस्तिका उनके सामने रखते हुए कहा, आप खाली लिख देते हैं, खूब पढ़ो और बढ़ो। मेरी पुस्तिका में आपको कोई कविता लिखनी होगी। उन्होंने उसे कबीर का दोहा लिख दिया। मैंने देखा कि पंडित जी बड़ों में बड़े, छोटों में छोटे, विद्वानों में विद्वान और रसिकों में रसिक बन जाते थे। हर रंग में पानी सा समाते देखा वाली युक्ति उन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। नवंबर में मैं भारती के साथ उनसे मिलने बनारस उनके घर गया। वे उन दिनों बीमार थे। हम लोगों को उन्होंने ऊपर ही बुला लिया। भारती उनसे खूब बातें करती रही। उसने उनसे मेरी शिकायत भी की कि बाबूजी दिन भर सभा समितियों का ही काम करते रहते हैं, ना हम लोगों को समय देते हैं, ना पढ़ते लिखते हैं, खासकर लिखते तो बिल्कुल नहीं हैं। पंडित जी बोले, मैं बेटियों की सब बातें सही मानता हूँ। आप सचमुच बिगड़े जा रहे हैं। आपको बेटियों को भी ज़्यादा समय देना चाहिए और लिखना भी चाहिए। मुझे अपनी गलती माननी पड़ी। मुझे कई फ़ोन करते थे, अतः नीचे आकर फ़ोन करता रहा। कुछ देर माँ जी से बातें करता रहा, फिर ऊपर गया तो देखा भारती उनका माथा चाटे ही जा रही थी। मैंने कहा, पंडित जी आप अस्वस्थ हैं। पर फिर भी इस बातूनी लड़की ने आपसे बहुत बातें की, आराम करने ही नहीं दिया। भारती प्रतिवाद करते हुए बोली, कहाँ, मैंने पंडित जी से ज़्यादा बातें कहाँ की? अभी तो बहुत सी बातें रह ही गई। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं बेटियों की सब बातें सही मानता हूँ। वह कह रही है, उसने बातें ज़्यादा नहीं की तो ठीक ही कह रही है वैसे। और फिर लगाया उन्होंने एक ठहाका। पंडित जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर भी रहे। इस प्रशासनिक कार्य ने उन्हें बहुत थकाया। शांति निकेतन और चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष की हैसियत से भी उन्हें थोड़ा बहुत प्रशासन करना ही पड़ता था, किंतु पढ़ने पढ़ाने का भरपूर समय मिलने के कारण उससे ऊब नहीं होती थी। शुष्क शोध की तरह शुष्क प्रशासन भी उनके स्वभाव के विपरीत था। उससे उनकी सहज उत्फुल्लता कुछ न कुछ मेघावृत हो गई थी। इसी मनस्थिति में एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, रेक्टरी बड़ी भारी पड़ रही है, कभी कभी इच्छा होती है इससे मुक्ति मिले। और इसी पर उन्होंने एक द्विपदी सुनाई, पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया, अब क्या करना बाकी। व्योमकेश
दरवेश चलो गंगा के तट एकाकी। जाहिर है कि पढ़ाने लिखाने के मुकाबले में प्रशासन की सत्ता उन्हें नीरस लगती थी, पर जब वे अपने को दरवेश फ़कीर कहकर गंगा के एकाकी तट पर बसने की बात कहते हैं, तब लगता है कि बाहरी हास्य कलरव के भीतर कहीं कोई रिक्तता वेदना भी जो उन्हें बेचैन किए हुए थी। बंगला की एक कविता की पंक्ति याद हो आई, बाहिरे जार हास्य छटा भेतरे चार चोखेर जल। अर्थात बाहर बाहर छटा हंसी की, भीतर भीतर रोना। अपने शिष्यों की पंडित जी अपनी तरफ से पूरी छूट देते थे। अपने शिष्यों को अपनी अपनी प्रकृति और मान्यता के अनुसार आगे बढ़ने की। उनके शिष्य उन्हीं की बात का खंडन करे तो भी उन्हें अच्छा लगता था, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अपने मत को खंडनीय समझते थे। वे उस पर दृढ़ रहते हुए भी दूसरों के मत को सहानुभूतिपूर्वक सुनते थे। इसका एक मज़ेदार उदाहरण मिला कुंभ मेले पर प्रयाग में आयोजित कबीर स्मृति समारोह में। पंडित जी की अध्यक्षता में उन्हीं के शिष्य नामवर सिंह ने कहा कि चूँकि द्विवेदी जी स्वयं रोमांटिक भाव बोध के हैं और उनका युग भी मूलतः उत्तर छायावादी युग रहा, जिसमें एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए वाले कवि नवीन हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले वाले भगवती चरण वर्मा अपनी मस्ती का इजहार कर रहे थे। इसलिए पंडित जी ने कबीर को भी अक्खड़ फक्खड़ बना दिया। वास्तव में कबीर क्रांतिकारी प्रगतिशील विचारधारा के थे और वे प्रगतिवादी आलोचक ही उन्हें ठीक ठीक पहचान पाए हैं। नामवर जी के बाद ही मुझे बोलने का अवसर मिला था और मैंने उनके अतिरेकों का कसकर खंडन किया था, पर पंडित जी निर्विकार भाव से हम दोनों की बातें सुनते रहे। अपने व्याख्यान में भी उन्होंने नामवर जी का हवाला देकर उनका खंडन करना आवश्यक नहीं समझा, पर दूसरे दिन उन्होंने कवि गोष्ठी में एक विनोदपूर्ण कविता सुनाई, जिसकी पहली दो पंक्तियां ही मुझे याद रह गई। संतो लगा कुंभ का मेला, एक हिलोर इधर से आई एक हिलोर उधर से आई, फंसा भंवर में चेला। यह व्याख्यान पर कहीं भारी पड़ी। आचार्य द्विवेदी जी पर कवि गुरु रविंद्रनाथ के प्रभाव की चर्चा ज़्यादा हुई है, किंतु महामना मदन मोहन मालवीय का प्रभाव भी उन पर कम नहीं था। जब व्योमकेश रूपी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भीतर भीतर थक रहे थे, तब भी वे महामना का दिया हुआ मंत्र दोहरा रहे थे। उत्तयात्वयं जागृतवयं योक्तवयं भूति कर्मसु भविष्य ये मनः कृत्वा सतत मवह्ये। मुझे महाभारत का यह श्लोक सुनाते समय उन्होंने कहा था, यह मालवीय जी से मिला हुआ प्रसाद है। उठो, जागो, व्यथाहीन चित्त से सतत कल्याण कार्यों में जुटे रहो और मान कर चलो कि वे पूर्ण होंगे ही। यदि इस मंत्र को भारतीय नवयुवक जीवन में उतार ले तो कौन उनके रास्ते में रोड़े अटका सकता है। उस दिन उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि दिन भर काम काज में फंसे रहने पर भी 4-4, 6-6 पंक्ति लिखकर उन्होंने अपने उपन्यास पुनर्नवा का एक परिच्छेद आज ही पूरा किया है। काम थोड़ा थोड़ा सही पर सतत करते रहने पर पूरा होता ही है। द्विवेदी जी के मालवीय जी महाराज का एक प्रसाद मुझे और दिया है। एक बार पंडित जी ने मालवीय जी से कहा, आत्मोन्नतिः पर्वण परम परजयानिः। अपनी उन्नति और शत्रु की हानि ही वास्तविक नीति है। मालवीय जी ने उन्हें डांटा और कहा, यह तो टुच्ची नीति है, शत्रु को की भी हानि क्यों हो, सबकी उन्नति ही वास्तविक नीति हो सकती है। मुझे लगता है द्विवेदी जी के जीवन पर इस बात की भी गहरी छाप पड़ी थी। विधायक होने के बाद जब मैं पंडित जी से मिला तो उनके चरण छूकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजनीति में आ ही गए हैं तो भागने
के लिए नहीं कहूँगा, इसका भी स्वाद ले लीजिए, पर यह याद रखिएगा कि इसमें डूबने वालों की मनुष्यता प्रायः डूब जाती है, उसे बचाए रखिएगा। यह साहित्य ही है जिसमें डूबकर पार हुआ जाता है। अपना वास्तविक क्षेत्र वही है, इसे भूल मत जाइएगा। राजनीति के कार्यों में राजनीति के आवर्त में चक्कर काटते हुए भी मैं प्राणपण से चेष्टा कर रहा हूँ कि द्विवेदी जी की इस चेतावनी को याद रखूँ। अनाम दास का पोथा लिखकर उन्होंने उपनिषदों के ज्ञान का सर्वजन सुलभ बना दिया था। उसके बाद भी वे तुलसी के श्री राम पर लिखना चाहते थे। उन्होंने एक बार मुझे स्वरचित दोहा सुनाया था, केही के बेधन हेतु प्रिय या विशाल धनुबान, अग जग बेधन में कुशल कम कुछ मुरली तान। श्री राम जी ने किसे बेधने के लिए यह विशाल धनुष बाण धारण किया है? समूचे जग को बेध देने में मुरली की यह तान कुछ कम कुशल तो नहीं है। राम और कृष्ण में अभेद मानने और मुरली की महिमा को स्वीकारने के बाद भी धनुर्धारी श्री राम की लोक संग्रही छवि उन्हें आकर्षित कर रही थी। उन्होंने एक बार कहा था, श्री राम पर लिखकर मैं अपनी लेखनी को विराम दे दूंगा, पर उसके पहले ही उन्हें चिर विश्राम मिल गया। राम जी की इच्छा। कितना कुछ कहने को है, पर सब कुछ क्या एक ही बार में कहा जा सकता है। मुझे रह रहकर यह पीड़ा साल रही है कि मैं उनके अस्वस्थ होने के बाद उनके दर्शन नहीं कर सका। जब वे ज़्यादा बीमार हुए तो मैं विदेश गया हुआ था। लौटा तो समाचार मिला अब वे कुछ अच्छे हो रहे हैं, और फिर तेज़ी से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहाँ उनका जीवन प्रदीप बुझ गया, किंतु बुझने के पहले न जाने कितने दीपकों को वे प्रज्वलित कर गए हैं। प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपाद। इससे भारतीय मान्यता में कितनी सच्चाई है कि पुस्तकों के निर्जीव माध्यम से नहीं, गुरु के सजीव संपर्क से ही ज्ञान की ज्योति से हृदय का दीप ज्योतित हो उठता है। उनकी दी गई ज्योति की आभा अमलीन रहेगी। व्योमकेश एकाकी चला गया है स्वर्ग के तट पर भ्रमण करने, पर यहाँ बहुत कुछ छोड़ गया है। नर्मदा प्रसाद खरे की पंक्ति दोहराता हूँ, चरण लोप हो गए, चरण चिन्ह शेष हैं जो हमें पुकारते। धन्यवाद।